हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय समाज एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। इस पार्ट नंबर 1 में हम जाति के बारे में बात कर चुके थे। आज पार्ट नंबर 2 में हम जनजाति और परिवार के बारे में बात करेंगे। देखिए, जनजाति के बारे में ना गांधी जी एक शब्द लेते थे जिसको कहते थे गिरिजन। कहते थे कि पहाड़ों पर, गिरिजन मतलब पहाड़ों पर रहने वाले लोग, उन्हें वो जनजातीय की संज्ञा देते थे। ठीक है, तो जनजातीय जो शब्द है ये तो आधुनिक है। हमने आपको पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी बताया है कि 1935 भारत शासन अधिनियम में अनुसूचित जनजाति शब्द हमें परिचय में आया था, है ना। तो उसमें ये शब्द तो आधुनिक है, लेकिन ये लोग भाई बहुत पुराने हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप में रहने वाले ये सबसे पुराने निवासी हैं। ठीक है, ये धर्म ग्रंथ के अनुसार किसी धर्म का पालन नहीं करते थे। ये किसी कठोर वर्ग में नहीं बटे हुए थे। ये कोई जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। ठीक है, ना तो ये कोई हिंदू थे, ना ही ये किसान थे। ये एक अलग ही समुदाय के रूप में थे। ठीक है, और क्या होता था कि जब प्रशासनिक सुविधा की जरूरत थी ना, औपनिवेशिक काल में, यानी जब ब्रिटिश सरकार थी हमारे यहाँ, तो उस टाइम पे एक ऐसे शब्द की हमें जरूरत थी जिससे हम इसे समझ सके आसानी भाषा में। तो हमारे पास क्या वो शब्द आया? जनजातीय शब्द आया। ठीक है, तो देखेंगे कि जनजातीय समुदाय 2001 की जनगणना के अनुसार देश का 8.2% है, यानी 8.4 करोड़ व्यक्ति, और 2011 के अनुसार देश का कितना है? 8.6% है। ठीक है, जनजातीय जनसंख्या जो है, इसका जो 85% भाग है ना, वो कहाँ रहता है? मध्य भारत में रहता है। और जो 11% भाग है वो पूर्वोत्तर राज्य में रहता है, और 3% भाग है जो शेष भारत में रहता है। और पूर्वोत्तर राज्य में ना सबसे ज्यादा, अगर हम डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या की बात तो कर ली कि मध्य भारत में सबसे ज्यादा इसकी जनसंख्या है, लेकिन अगर हम बात करें कि डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है, आबादी की घनी कितनी ज्यादा कहाँ है, तो वो कहाँ है? पूर्वोत्तर राज्य में है सबसे ज्यादा। ठीक है, और इनका जो मेन आवास है वो क्या है? कहाँ रहते हैं? ये पहाड़ों में रहते हैं, वन में रहते हैं, ग्रामीण के मैदान में रहते हैं, और अब ये अपने अवसर की तलाश में नगरीय औद्योगिक इलाके में भी रहते हैं। इसका कारण अवसर भी है और इसका कारण उनके क्षेत्र में विकास भी है। ठीक है, और हम देखेंगे कि इनकी भाषा के बारे में, कि इनकी भाषा कौन सी बोलते थे। ये 4 तरीके की भाषा में श्रेणी आती थी। पहला, जो भारतीय आर्य परिवार की जो भाषा थी वो 1% जनजाति बोलती है। भारतीय द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो 3% जनजाति बोलती है। लेकिन जो ऑस्ट्रिक परिवार की जो भाषा है वो पूर्ण रूप से जनजातीय भाषा है ये। ठीक है, और जो तिब्बती बर्मी परिवार की जो भाषा है वो 80% जनजाति के द्वारा बोली जाती है। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए, शारीरिक प्रजाति की दृष्टि से आखिर ये कैसे दिखते हैं। तो ये निग्रोटो की तरह दिखते हैं, एस्ट्रोलॉइड्स की तरह दिखते हैं, मंगोलॉइड की तरह से दिखते हैं, द्रविड़ और आर्य की तरीके से दिखते हैं। सबसे बड़ी जनजाति जो पाई जाती है वो गोंड, भील, संथाल, ओराव, मीना, बोडो, मुंडा के नाम से पाई जाती है। बाकी जो जनजाति है वो मीडियम तरीके की उनकी संख्या है, जनसंख्या है। और जो सबसे छोटी जनजाति है वो अंडमान द्वीप समूह की जनजाति है। ये शायद 100 से भी कम इनकी संख्या है सिर्फ। ठीक है, इनका क्या आजीविका का आधार क्या है, किस तरीके से ये रहते हैं, इनके लिविंग मोड्स क्या हैं। ये मछुआ करते हैं, ये खाद्य संग्राहक भी हैं, ये आखेटक यानी कि शिकारी हैं। ठीक है, ये झूम खेती भी करने वाले किसान हैं, ये बागानी भी करते हैं, और ये औद्योगिक कामगार भी हैं। यानी कि औद्योगिक कामगार के मतलब अवसर की तलाश में ये जाकर के आज औद्योगिकी के क्षेत्र में भी बढ़ रहे हैं अपने स्किल की वजह से भी, और इनमें अब शिक्षा का भी चूंकि विकास हो रहा है, इसकी वजह से भी ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब क्या हो रहा है कि देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि हिंदू समाज में भी जनजाति का ना आत्मसातीकरण हो रहा है। हो क्या रहा है कि मतलब हिंदू समाज में भी जनजाति कहीं ना कहीं बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? जैसे जनजातियों का स्त्रीकरण हो रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है ना, संस्कृतिकरण हो रहा है। संस्कृतिकरण का मतलब मैंने आपको लास्ट चैप्टर में समझाया था, है ना, कि हम एक दूसरे के रीति रिवाजों इन सबको भी देख के कई बार मानने लगते हैं। स्त्रीकरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। ये चीजें कैसे होती है कि शिक्षा और कई बार साहित्य, इन सब की वजह से भी वो चीजें मिक्स होने लगती हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि कुछ जनजातियों का तो हिंदुओं के प्रति सकारात्मक झुकाव है, लेकिन कुछ जो है ना इस चीज का काफी विरोध करती हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये सब चीजें हो रही हैं तो जनजाति और जनजातियां जो हैं वो हिंदू आधारित कृषि समाज का एक सिरे का विस्तार है या पूरी तरीके से ये समुदाय अलग है, इस बात पे विद्वानों में मतभेद हो जाता है।
समझ में आई ये बात? यानी कि 1960 में विद्वानों में ये मतभेद हो गया कि जो ये जनजातियां है ना, ये जाति आधारित जो कृषि समाज है, इसके एक सिरे का सिर्फ विस्तार है या पूरी तरीके से ये अलग समुदाय ही है। तो इसमें दो पक्ष है, एक लोग विस्तार में बोलते हैं, एक लोग विरोध में बोलते हैं। विस्तार वाले लोग बोलते हैं कि जनजातीय जो है वो कृषि समाज से भिन्न नहीं है भाई, बस क्या हुआ है कि इसका स्त्रीकरण कम हुआ है, इसका सर्टिफिकेशन कम हुआ है, इसलिए जनजाति है। और जनजाति में क्या होता है कि संसाधनों पर जो स्वामित्व होता है वो समुदाय का होता है, ठीक है। लेकिन विरोधी पक्ष कहता है कि नहीं भाई, ये पूरी तरीके से भिन्न है, क्योंकि जैसे जो जातियों में देखा जाता है कि धार्मिक कर्मकांड होते हैं, शुद्धता अशुद्धता का भाव होता है, ये सब जनजाति में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये भी देखते हैं कि जो जनजातियां हैं ना, ये ऐसा नहीं है आदिवासी लोग कि हमेशा से पीड़ित ही थे। जो जैसे कि आज आप देखते हैं जिनकी कंडीशंस, पहले तो ये राजपूत राज्य में ना रजवाड़े आदिवासी के रूप में काफी अच्छे से वो कार्य करते थे। इन्हें ना जो इनके स्त्रीकरण से प्राप्त हुआ था। मध्य भारत में भी गोंड राज्य जैसे गढ़ मंगला चांदा वगैरह को आप देखेंगे, है ना, तो इनकी स्थिति तो अच्छी थी, लेकिन ये धीमे धीमे कहीं ना कहीं खराब होने लगी। कैसे? जब हम देखते हैं कि खासकर इनकी कंडीशंस कब ज्यादा खराब हुई, जब कॉलोनियल सिस्टम हमारे यहाँ आया, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे कि राष्ट्रीय विकास की जब बातें होने लगी कि विकास हो रहा था, तो विकास की वजह से क्या हो रहा था कि हम उनकी जो जमीन थी उसमें खनन कार्य करने लगे थे, कोई जल विद्युत खनिज दोहन करने लगे, जल विद्युत संयंत्र लगाने लगे, इसके लिए स्थानों को ढूंढने लगे। तो जो स्थान ढूंढ रहे थे तो उसमें से मैक्सिमम स्थान कौन से थे? वो आदिवासी के वो वन वाले क्षेत्र थे, है ना। यानी हमने उनकी ही जमीन जो थी वो उनसे लेना शुरू कर दिया कहीं ना कहीं। आप समझ रहे हैं ये बात? तो सोचिए, अगर हम किसी का जो उनका हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, अगर हम वही उनसे लेने लग जाएं, उनका आवास उनसे छीनने लगे, तो ये उनके लिए बड़े धक्के वाली बातें होंगी ना। तो वही चीज है। और फिर इसमें साहूकारों की घुसपैठ होने लगी जनजाति समाज को, यानी पैसा उधार देकर के उनको बेबस करने की शुरुआत जैसी हो गई। उनके गैर जनजातीय अप्रवासी उनके क्षेत्र में कहीं ना कहीं स्थान लेने लगे, यानी कि जो अपनी जमीन वो इस तरीके से खोते जा रहे थे। जो समुदाय था भाई, वो अपनी जमीन क्या था, वंशानुगत थी उसकी कहीं जमीन, कि उसके बच्चे उस जमीन पे फिर होते थे, फिर उनके बच्चे उनकी जमीन पे कार्य करते थे। उनका मेन आधार तो यही था ना, वहीं से वो खाने की स्थिति सब कुछ लेते थे। अभी क्या हुआ कि वो धीमे धीमे खत्म होता जा रहा था, वनों के आरक्षण होने लगा था, सरकारी नीति कार्य करने लगी थी, वहां सरकार खा जाके खनन कार्य करने लगी थी। तो वनों तक जो पहुंच थी जनजातियों की, वो खत्म होती जा रही थी, वनों की कटाई होने लगी थी। यानी कि जो वनों पर आश्रित थे उनको इतना ज्यादा बड़ा धक्का लगने लगा था। आप बात समझ रहे हैं? और इन सब में कहीं आप ये देखिए कि जब जैसे कि नर्मदा बांध जैसे जब बन रहा था, तो क्या हो रहा था कि भाई बंद काम तो किसी दूसरे की वन पे हो रहा है, कीमत तो कोई और चुका रहा है, लेकिन लाभ क्या है? विभिन्न तरीके के समुदाय और क्षेत्र पा रहे हैं। झारखंड में औद्योगिक इलाके खनन से इनकी जमीनें चली जा रही थी, है ना। और भी कई जब उद्योग वहां पे बढ़ रहा था तो उनकी जमीन तो जा रही थी। त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं कि वहां की जनजातियां कम होती जा रही है, अल्पसंख्यक होती जा रही है। तो बात समझ आ रही है? तो ये सब उनके दुख के मेन कारण थे, जिससे उनकी स्थिति और कम होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। 18वीं 19वीं शताब्दी में जनजातियों द्वारा बहुत विद्रोह होना शुरू हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो औपनिवेशिक सरकार थी, यानी ब्रिटिश सरकार थी, उसने अपवर्जित और आंशिक अपवर्जित ऐसे इलाके घोषित कर दिए जहां पे गैर जनजातीय, यानी कि जो जनजातीय लोग नहीं थे, उनके प्रवेश को फिर निषिद्ध करने शुरू कर दिया। उनके लिए भाई पॉलिसीज लेकर आने लगे, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी हेल्प के लिए, चीजों के लिए, है ना। तो इस तरीके की जैसे कि पंचवर्षीय योजना या जनजातीय योजना वगैरह आने लगी, है ना। लेकिन ये सब चीजें क्या उतने अच्छे से कार्य कर रही थी? नहीं कर पा रही थी ना। तभी तो देख रहे हैं आज भी, देखिए कहीं ना कहीं बहुत विद्रोह जारी है उन चीजों को लेकर के। लेकिन उस विद्रोह में कई तरीके का हम देखेंगे कि आज सशस्त्र विद्रोह भी आने लगा है, आतंक विद्रोह भी आने लगा है, तो है ना। तो उसकी वजह से कि हमारे देश में जो और तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनकी वजह से जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो इन क्षेत्रों को थोड़ा कहीं कम हो पाते हैं किसी किसी रूप में। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हम कई तरीके के फिर क्योंकि देखिए सशस्त्र विद्रोह होगा तो वहां की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज को तो भारी हानि होगी ना। तो वो चीज होने लग जाती है। जैसे मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, इन सब झारखंड जगहों में आप देखते भी हैं, है ना।
तो क्या होता है कि जैसे ये सब चीज़ें, तो इनके कारण क्या हैं, इनके जैसे जो भी ये जनजातीय आंदोलन करते हैं, इनके दो मेन कारण हैं, इनके दो मुद्दे हैं कि भाई इन्हें वन वापस कर दो, इनकी भूमि वापस कर दो, ताकि ये अपने आर्थिक संसाधन को फिर से पकड़ पाए, ठीक है। और जो इनकी जनजातीय सांस्कृतिक पहचान है ना, उसे उन्हें नहीं खत्म करना है, यानी कि मुख्य धारा में हिंदू समाज इन सब पे नहीं आना चाहते हैं, वो उसको बचाए रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उनकी पहचान का एक मेन मुद्दा है। और आधुनिक शिक्षा इनमें आज बहुत बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन जनजातीय लोग भी पढ़े लिखे हो रहे हैं, वहाँ उद्योग आ रहा है, सरकार की आरक्षण नीतियां भी काम कर रही हैं, तो उन सब की वजह से उनमें जागरूकता भी आ रही है, और वो अपनी जनजातीय पहचान को सुरक्षित और अच्छे से रखना चाहते हैं, अपने आर्थिक विकास को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे परिवार और नातेदारी। भाई क्या होता है, देखिए कई सालों से आप भी एक परिवार में रह रहे होंगे या समझ रहे होंगे, तो क्या होता है कि आप देखते होंगे उसमें एक लगाव होता है ना, लेकिन कई बार जब ज़्यादा हस्तक्षेप होता है तो गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन जब आप दूर होते हैं तो आपको फील होता है कि जो है कहीं आपको याद आ रही है, या कुछ लगाव का एहसास भी होने लगता है, गहरा स्नेह का एहसास होने लगता है। तो वो जो देखभाल आपके परिवार में आपको मिलती है, यही तो एक परिवार है ना, जहाँ आपको प्यार और बलिदान मिलता है। लेकिन ऐसे सारे परिवार तो एक जैसे नहीं होते, कहीं पे हिंसा और अन्याय संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है लोगों को, है ना। लेकिन अच्छा, ये परिवार होता कैसे है, जैसे बाय ब्लड होता है, वो आपका परिवार है, मैरिज आपने कहीं पे की है, वो आपका परिवार है, कोई अडॉप्ट किया है किसी आपने, किसी बच्चे वगैरह को आपने, तो वो भी आपके परिवार का हिस्सा हो जाता है। परिवार की संरचना होती क्या है, संरचना परिवार क्या होता है कि देखिए, परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में आप पढ़ सकते हैं, समाज के साथ उनके संबंध कैसे हैं ये आप पढ़ सकते हैं। परिवार दो तरह के हो सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली हो सकती है, और मातृवंशीय या पितृवंशीय भी हो सकती है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि इसमें आंतरिक संरचना भी कार्य करती है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। मतलब कहने का क्या है कि जैसे कि नहीं, आप देखते हैं कि कई गांव हैं, तो गांव में पुरुष जो है प्रवसन कर रहे हैं, चले जा रहे हैं वहां से, तो वहां का मेन मुखिया कौन हो जा रहा है, अचानक से स्त्री हो जा रही है, जबकि वहां पे पुरुष सत्तात्मक थी। जैसे कि कई बार देखेंगे कि अचानक से परिवार में परिवर्तन आ जाते हैं, आपके सांस्कृतिक या राजनीतिक की वजह से ऑनर किलिंग हो जाती है, आप किसी दूसरे समुदाय में शादी कर रहे हैं, अचानक से आपका भरा पूरा परिवार था ज्वाइंट फैमिली वाला, आप अचानक से अकेले पड़ गए। तो इस तरीके के कुछ आंतरिक संरचना के कार्य भी होते हैं, जिसकी वजह से आपके परिवर्तन में, परिवार की संरचना में परिवर्तन आते हैं। करेक्ट है, समझ में आ रही बात। अब आते ही बात कि, और जैसे आप देखते हैं कि बाहर आप जैसे रह रहे हैं, आप ज्वाइंट सॉरी न्यूक्लियर फैमिली में हैं, अभी आप बाहर रह रहे हैं, लेकिन आपके अचानक से बच्चे हो गए, और आपके हस्बैंड भी वर्क कर रहे हैं, वाइफ भी वर्क कर रही है, तो क्या होता है वहाँ पे आप दादा दादी को भी लेकर आ जाते हैं, या नाना नानी को ले जाते हैं, कि भाई एक लोग रहेंगे तो बच्चों की हेल्प हो जाएगी और काम हो जाएगा। ऐसी कई जगह आप देखते हैं, तो वो न्यूक्लियर फैमिली अचानक से ज्वाइंट फैमिली में चेंज होने लगती है। तो होता क्या है ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, देखिए न्यूक्लियर फैमिली जो होती है, इसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, सिर्फ एक कपल होता है और उसके बच्चे होते हैं, ठीक है। जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें एक से ज्यादा कपल्स होते हैं, या दो से ज्यादा पीढ़ियां होती हैं, जनरेशंस होती हैं यहाँ पे, यानी कि, ठीक है। कई परिवार होते हैं, दादा दादी पोते पोती हो गए होते हैं, वगैरह होते हैं। जो विस्तृत परिवार है, यानी कि इसी को विस्तृत परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं, जो ज्वाइंट फैमिली है, ये इंडियन फैमिली, भारतीय जो समाज है उसका एक सूचक भी माना जाता है, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि जो पति स्थानिक होता है, यानी कि मैट्रिलोकल होता है, इनमें क्या होता है कि नवविवाहित जोड़ा वधु के माता पिता के साथ रहता है, लेकिन जो पति स्थानिक होता है उसमें नवविवाहित जोड़ा कहाँ रहता है, वर के माता पिता के साथ रहता है, जैसे मैक्सिमम आप नॉर्थ इंडिया वगैरह में देखेंगे, है ना। और क्या होता है कि पैट्रियार्की, यानी पितृसत्तात्मक परिवार, जहाँ पे परिवार संरचना में पुरुष की सत्ता प्रभुत्व होता है। और मातृ सत्रात्मक तंत्रात्मक परिवार में क्या होता है, यानी मैट्रियार्की में क्या होता है, परिवार संरचना में स्त्री की सत्ता व प्रभुत्व होता है। और आप देखेंगे पैट्रिलिनियल वे, यानी कि पितृवंशीय समाज में क्या होता है, जायदाद जो होती है वो पिता से पुत्र को दी जाती है, लेकिन मैट्रिलिनियल में ये नहीं होता है। वहां पे क्या होता है कि जायदाद जो होती है वो माँ से बेटी को दी जाती है, लेकिन इसमें बेटी का अधिकार नहीं होता है, और ना ही सार्वजनिक क्षेत्र में निर्णय लेने का अधिकार होता है। मतलब जैसे आप खासी जो आपकी मातृवंश की जो पद्धति है, उसमें आप देखते हैं कि जायदाद तो माँ से बेटी को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर अधिकार पुरुष का है, ठीक है। तो वो जो सार्वजनिक रूप से एक पब्लिक रीजन में जो उसका एक डिसीजन मेकिंग पावर है, वो बहुत अच्छी नहीं होती है। करेक्ट है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।